नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। हमने राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंदर से पार्ट 1 कल पढ़ लिया था। ये बुक है कक्षा 10 की, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं। आज राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनके बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं। आज बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। इसके अंदर पहली है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो सभी से यहाँ पे सभी की बात करेंगे। देखिए, प्राचीन ध्वंसवती व सरस्वती नदी घाटी जो वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा ध्वंसवती व सरस्वती नदी। और ये कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। देखिए, जो कालीबंगा सभ्यता है वो 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का जो कालीबंगा नाम है, यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ी के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। ठीक है, सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलागन घोष ने इसकी खोज की थी। तत्पश्चात 62 और 62 में 1962 में बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो 1952 के अंदर अमलागन घोष ने की थी। ठीक है, और इसका उत्खनन करता कौन है, तो बीबीलाल और बीके थापर ने कब किया था? 1961 और 1962 के अंदर। ये दूसरा है, दूसरा बन जाता है यहाँ से। इसके बाद कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो काले रंग की या चुप पर चूड़े हो जाएगा। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। ठीक है, प्रथम जो 2 स्तर हैं तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वही तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखिए, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ एक नगर है। मकान बनाने में यहाँ पर मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता है। तो मकान बनाने की जो ईंटें हैं वो यहाँ पर धूप में पकाकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं इनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडलता का अभाव है। बर्तनों का रंग है जो लाल है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि जुते हुए खेत की जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा सभ्यता से। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में यहाँ पर 2 फसलें उगाते थे। यहाँ पर एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद कालीबंगा से मिले एक कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की स्वाधन पद्धतियों की जानकारी भी मिलती है। साथ में ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तक शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो ये खोपड़ी जो है ये कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, बेलनाकार मोहरे मिली हैं। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो मोस्ट क्या बात हो गई इसमें कि एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से। हवन कुंड कालीबंगा सभ्यता, बैलगाड़ी कालीबंगा सभ्यता, लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा सभ्यता, बेलनाकार मोहरे कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कंकाल में खोपड़ी का छिद्र कहाँ से है, तो ये कालीबंगा सभ्यता है। तो ये मोस्ट हो गया इसके अंदर। इसके बाद देखिए, अगली जो सभ्यता है वो सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ठीक है, कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, तो ये उदयपुर के अंदर है। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जिसको आहड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुराने पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता है 6000 से भी अधिक प्राचीन मानी गई है, और जो आहड़ सभ्यता है ये 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है, तो आहड़ सभ्यता को। देखिए, सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास
और उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सकले के निर्देशन में इनका उत्खनन कार्य करवाया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाए गए ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ में दफनाते थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मृतकों के साथ में गहने और आभूषण दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले, तो आहड़ सभ्यता के अंदर, जो इनकी मृत्यु के बाद में जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख के अंदर सिद्ध करते हैं। देखिए आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगा छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तो आहड़ का दूसरा नाम क्या है, ताम्रवती नगरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ताम्रवती नगरी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता। ठीक है, इसके बाद अगली सभ्यता है गिलुंड सभ्यता, जो कहाँ पर है, राजसमंद जिले के अंदर। देखिए राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई है। देखिए गिलुंड जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, ये क्वेश्चन बन सकता है। और कहाँ पर है, राजसमंद जिले के अंदर। जो आहड़ सभ्यता थी वो आयड नदी के किनारे थी। इसके बाद देखिए जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर V.A. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। देखिए उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 17 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। ठीक है, इसके बाद ये गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियाँ के अवशेष मिले हैं। इसके बाद है कि आहड़ में पकी ईंटें, आग में पकाई हुई ईंटें का प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पे, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता है। ठीक है, तो ये थी गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद जिले के अंदर है और बनास नदी के किनारे। ठीक है, अब बात करते हैं बागोर सभ्यता। देखिए बागोर जो सभ्यता है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी, यहाँ पर कौन सी नदी पड़ती है, कोठारी नदी। तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर। बागोर नदी के तट पर कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य यहाँ पर किया गया। तो बागोर सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1967 से 1970 के बीच में किया गया था डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आख्यातक होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, तो गिलुंड सभ्यता बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। तो ये थी जो बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। देखिए गणेश्वर सभ्यता है सिक्कर के अंदर, नीमकाथा में सिक्कर के अंदर पड़ती है, कांतली नदी के तट पर है ये। तो कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ पर 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं के प्राचीनतम सिद्ध करती हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपस्रवणी मर्दपात्र भी कहते हैं। ये बर्तन काले और नीले रंग से सजाए होते हैं। गणेश्वर भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर पड़ती है गणेश्वर सभ्यता, सिक्कर के अंदर। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भी भेजा जाता था। ठीक है, तो ये थी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं।
अब बात करते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता हैं। देखिए, भीनमाल जालौर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिले हैं जिसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम यहाँ पर श्रीमाल मिलता है। इसके बाद एक इसी प्रकार इसवाल उदयपुर के अंदर प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट, जयपुर की विजय की पहाड़ी, भीम की डोंगरी व महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े थे। देखिए, बेराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाबर शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो अशोक के बौद्ध धर्म अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसके बाद देखिए, बालातल सभ्यता है उदयपुर के अंदर। एक मिनट, देखिए, बालातल उदयपुर में प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में हुई उत्खनन से एक ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये सभ्यता है बागोर जो सभ्यता है उदयपुर के अंदर, बालातल उदयपुर के अंदर। इसके बाद देखिए, इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहला हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर और जोधपुरा सभ्यता जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोहो भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। तो ये याद कर लेना, जो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौर है गंगानगर, तिलवाड़ा सभ्यता है बाड़मेर, जोधपुरा है जयपुर में, सुनारी है झुंझुनू, नोहो भरतपुर में है और नगरी टोंक। ठीक है, इसके बाद देखिए, राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी के आसपास के बाद में भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। इसके बाद देखिए, महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्ती के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर में अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित है, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। ठीक है, महाभारत में राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल प्रदेश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र अधीनस्थ राज्य भी था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपना ज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ यहाँ पर मारा गया था। ठीक है, भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीतिक के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। ठीक है, तो ये थी प्रमुख सभ्यताएं। तो आज की जो क्लास है ये यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो राजस्थान के जनपदों को लेकर होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।